बदलाव जब जल्दी आता है, बड़ा बदलाव आता है, तो उसको हम क्रांति बोल देते हैं। जो हमारा पूरा जो समाज है, फ्रांस का समाज कैसा था, व्यवस्था कैसी थी, वहां पर उल्लंघन कर रहे हो तो इसका मतलब तुम भगवान के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। जो ब्रिटिश लोग अमेरिका में गए थे, उनको आजादी दिलवाने के लिए फ्रांस ने उनकी मदद की। यहां पर आप देखोगे फ्रांस का संविधान जो बनकर तैयार हो चुका है और यहां पर जो है बहुत सारे अधिकारों की बात की जा रही है। यहां पर कुछ प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात की जा रही है कि भाई कोई इंसान पैदा होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से दृष्टि बैच में। तो सर आज आप क्या करवाने वाले हो? तो सर आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो चैप्टर है उसका वन शॉट करने वाले हैं। और पता है इस वन शॉट की खासियत क्या होने वाली है कि इस चैप्टर को हम, बहुत बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम कम से कम वक्त में कवर करेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम माइंड मैप से कवर करने वाले हैं। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आपने इस चैप्टर जो है डिटेल में पढ़ा है, लेकिन सर डिटेल में नहीं पढ़ना हमें। होता क्या, जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हमें कम से कम वक्त में पूरे चैप्टर कवर करना होता है। तो ऐसा कोई लेक्चर दे दो कि जिसको हम कम से कम वक्त में कवर कर लें, 30 से 35 मिनट, 40 मिनट में 2x की स्पीड में देख के 15-20 मिनट में खत्म हो जाए। तो आज जो लेक्चर का जो एजेंडा रहने वाला है, यही रहने वाला है कि हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें समरी में पढ़ना है ना। समरी वाइज पढ़ते हैं जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी और ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम क्या करते हैं भाई, इस चैप्टर को जो शुरू कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। सर इस चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा, ये हमारे इतिहास का पहला ही चैप्टर है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में हम करना क्या वाले हैं, क्या करने वाले, इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, अगर आप देखोगे, है ना, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम देखो, पहले चैप्टर के नाम पे जाओ। चैप्टर का नाम हमारा फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति शब्द का अपने आप में क्या मतलब होता है? देखो, फ्रांसीसी क्रांति की जब बात होती है तो फ्रांस क्या है, यहां पे दो चीजों की बात हुई है, दो शब्दों की बात की गई है यहां पर। एक तो है फ्रांस और दूसरा है क्रांति। मतलब ये कि भाई हुआ क्या था कि 1789 में एक देश था, उस टाइम पर वो देश नहीं था, उस टाइम पर वो एक साम्राज्य था और उस देश में क्रांति हुई थी। अब यहां पर जो ये जो आपका मेन जो डाउट आता है वो ये आता है कि सर ये बताओ कि क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखो, क्रांति शब्द का अगर मैं बहुत ही सिंपल सा मतलब बताऊं तो उसका मतलब होता है बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव। सर जब एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और वो जल्दी आता है, बदलाव जब जल्दी आता है, बड़ा बदलाव आता है, तो उसको हम क्रांति बोल देते हैं, जो बहुत कुछ बदल के रख देता है। अच्छा सर, यहां पर किस तरह की क्रांति की बात हो रही है? तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं, वो अपने राजा को बदलना चाहते हैं। एक जो बदलाव है वो किस चीज का बदलाव है कि सर वो राजतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और एक ऐसी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं जहां पर जो जनता है उसका अधिकार चले। जनता जो है वो अपने नेता को चुने, जनता जो है वो स्वयं जो है निर्णय ले, एक सहमति से सरकार चले। लोग जो है कुछ इस तरीके की सरकार बनाना चाहते हैं, लोग राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये सारे जो बदलाव हुए तो वो हम फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ते हैं। सर फ्रांस क्या है? तो फ्रांस एक देश है। सर कहां पर है ये? तो यूरोप नाम का ये देश है, यूरोप नाम का एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, वहां पर एक देश आपको दिखता है, छोटा सा देश है, इसका नाम है फ्रांस। आज भी है भाई। तो भाई अगर मैं बात करूं, आज जैसी आपको दुनिया दिखाई देती है, आज जैसे आप देखोगे हमारे देश में लोकतंत्र है, बाकी की दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं, आप देखोगे दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहां पर भी लोकतंत्र है। मैक्सिमम जो देश हैं आज, है ना, ज्यादा से ज्यादा जो देश हमारे यहां पर आप देखोगे सारे देशों में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। हमारे देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। सबके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। तो 1789 एक ऐसा साल आया जो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। तो उसी साल के बारे में हम बात करेंगे। तो इसी के बारे में हम जब बात करेंगे तो आपका चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है? जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि एक भीड़ है जो भाग रही है भाई, बहुत बड़ी, पेरिस शहर में इनके, फ्रांस का एक बहुत बड़ा शहर है, पेरिस नाम है इस शहर का। यहां पर एक भीड़ है ना, वो भाग रही है, इधर उधर भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि किसी ने ऐसी अफवाहें फैला दी हैं कि राजा ने गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं, है ना, जनता पर। तो जनता जो है इधर उधर भाग रही है हथियारों की तलाश में और वो बहुत नाराज है। मतलब राजा से जनता बहुत नाराज है। अब ये जो एक पूरा स्टोरी जैसे होता है ना, फिल्म आप देखते हो तो पूरी एक शुरुआत की स्टोरी दिखा दी जाती है ना, छोटी छोटी एक हल्के हल्के कुछ ग्लिम्स दिखा दिए जाते हैं। तो आपकी स्टोरी कुछ ऐसी स्टार्ट होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। मतलब यहां पर यह है कि जनता जो है अपने राजा से बहुत नाराज हो चुकी है। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत ही जरूरी साल के बारे में हम बात करें तो 1789 एक बहुत जरूरी साल है। इसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सर क्रांति 1789 में ही शुरू हुई थी और 1789 से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसने 1789 की क्रांति को जन्म दिया। मतलब ये कि बेटा जब क्रांति हुई तो ऐसा नहीं था लोग पागल थे कि लोग पागल हैं, सड़कों पे उतर आए। भाई लोगों के पास काम है, बेचारा वो काम धंधा छोड़ के क्या कर रहे हैं, वो क्रांति कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पागल तो है नहीं, उनको किसी पागल कुत्ते ने काटा तो है नहीं कि वो राजा के खिलाफ जो आंदोलन करेंगे। वो एक्चुअली एक ऐसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जो एक निरंकुश व्यवस्था है,
जो एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर गरीबों का शोषण हो रहा है, जहां पर आम लोगों का शोषण किया जा रहा है, और एक ऐसा तबका है जो बिल्कुल आराम से इन गरीबों का शोषण कर रहा है, जिसमें राजा भी उनका सपोर्ट कर रहा है। तो एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी। अगर मैं बात करूं पूरे यूरोप में या फिर फ्रांस की मैं बात करूं, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो बेचारे गरीब थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, इनका शोषण वगैरह होता था। और इसीलिए आप देखोगे कि लोग मजबूर हो जाते हैं क्रांति करने पर। लोग पागल नहीं थे, लोग मजबूर थे बेसिकली। ठीक है ना, क्लियर हुआ? हाँ, तो भाई फ्रांसीसी क्रांति का मतलब समझ में आ गया। भाई फ्रांस एक देश है, कहां पर है सर? तो यूरोप नाम के महाद्वीप पर हमारा जो फ्रांस देश आता है, यहां पर एक क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद कुछ ऐसे बदलाव आए जिसने ना सिर्फ पूरे यूरोप पर, ना सिर्फ पूरे फ्रांस में, ना सिर्फ पूरे यूरोप पर, बाकी पूरी दुनिया पर जो है छाप छोड़ दी, है ना। कहीं ना कहीं हम सब जो है इससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। अब एक काम करते हैं, देखो इंट्रोडक्शन हो गया है, अब जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यहां पर एक टॉपिक है आपका। क्या टॉपिक है? कि अगर मैं बात करूं किसकी, भाई 18वीं सदी की मैं बात करूं, तो फ्रांस का समाज कैसा था? अब सुनो ध्यान से। अगर किसी भी देश में अगर कुछ भी बड़ा हुआ है, क्रांति हुई है, कुछ भी हुआ है बड़ा, कुछ भी बड़ा जो इवेंट होता है, कोई भी बड़ी घटना होती है, तो सबसे पहले वहां के समाज को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई क्रांति जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? भाई फ्रांस में जो समाज है, फ्रांस का जो समाज है, वो उसके जो लोग हैं, उसी ने तो क्रांति की है ना। क्रांति कहीं बाहर से तो हुई नहीं है, कोई एलियन तो आए नहीं है क्रांति करने के लिए। भाई क्रांति करी किसने? भाई तो फ्रांस के लोगों ने क्रांति की है। तो फ्रांस के समाज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ ना? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो हमारा पूरा जो समाज है, फ्रांस का समाज कैसा था, व्यवस्था कैसी थी वहां पर, लुई 16वां जो राजा था बर्बन वंश का, उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप जैसे देखोगे ना, सबसे पहले कि थोड़ा सा अगर मैं बात करूं फ्रांस के समाज के बारे में, तो यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो समाज है उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं गरीब लोग हैं। गरीब लोग हैं, और इतने गरीब हैं वो कि बेचारे वो मजदूरी का काम करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपने लिए 2 वक्त का जो है एक तरीके से खाना भी ले सकें वो। तो बहुत बुरी हालत है समाज में, जो एक ऐसा तबका है जो बहुत ज्यादा गरीब है। ऐसे ही जो लोग हैं वो ज्यादातर फ्रांस में रहते हैं। बाकी एक तबका ऐसा भी है जो बहुत अमीर है, नोबल है। एक तबका ऐसा भी है जो पादरी वर्ग से आता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। फ्रांस की जनसंख्या जो थी, जो 1715 में 2.3 करोड़ की थी, जो बढ़कर कितनी हो गई सर? जो बढ़कर 1789 में लगभग 2.8 करोड़ की हो गई। अब सोच के देखो कि जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे संसाधनों की डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है। भाई एक सोच के देखो, तुम्हारे घर में 2 खाने वाले हैं तो डिमांड कम होगी। तुम्हारे घर में ज्यादा खाने वाले हैं, तुम्हारे घर में जो है खाने वाले कुछ ज्यादा हैं, तो क्या होगा? तुम्हारे घर में जब ज्यादा खाने वाले हैं तो डिमांड ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी। ऐसे ही पूरी जनसंख्या जो है उस पर भी सेम चीज अप्लाई होती है कि 1715 में कम जनसंख्या थी, जो कि 1789 में बढ़कर ज्यादा हो गई। क्लियर हुआ? फिर क्या हुआ? जब भाई मांग ज्यादा उठी तो आई, आप देखोगे अनाज जो था, जो हम खाते हैं, जो आटा जो खाते हैं, आटा जो भी है, आटा, पाव, रोटी वगैरह जो भी खाते हैं हम, अनाज की जो मांगे जो है वो बढ़ गई। और आप देखोगे उत्पादन मांग के साथ नहीं बढ़ सकता था। क्यों नहीं बढ़ सकता था? क्योंकि आप देखोगे कि यहां पर किसानों की हालत बहुत खराब है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्लियर हुआ? और हुआ क्या कि जब किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो क्या होते हैं? दाम बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि यहां पर क्या आ जाता है? यहां पर एक निर्वाह संकट आ जाता है। कहां पर सर? फ्रांस में। अभी अब मैं पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं कि हुआ क्या था। बेसिकली लोग पागल नहीं थे, लोगों ने क्रांति क्यों की, उसके पीछे का बैकग्राउंड दे रहा हूं। अच्छा, निर्वाह क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि भैया वो उनको जीने में दिक्कत हो रही है। भाई वो अपना पेट ही नहीं भर पा रहे, अपना जीवन यापन में, अपनी जीविका को आगे बढ़ाने में फ्रांस के जो लोग हैं बेचारे, इनको बहुत समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि हुआ यह है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, सप्लाई उतनी है नहीं, सप्लाई नहीं होती, मांग बहुत ज्यादा है। इसलिए आप देखोगे कि अनाज की कमी है, मांग बहुत ज्यादा है, और उस मांग को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि फसल बहुत खराब हुई है ना, मौसम खराब रहा, जलवायु जो थी वो अब जैसा आप देखोगे यूरोप में, तो यूरोप की जलवायु बहुत बेकार है। वहां पर आप ज्यादा खेती वेती नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा सा आप बोल सकते बारिश वारिश नहीं हुई, या फिर मौसम कुछ ऐसा होता है वहां पर कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो आप देखोगे कुछ मौसम की वजह से आप देखोगे वहां पर फसल बर्बाद हो जाती है, और उत्पादन भी उतना ज्यादा नहीं हो पाता जितनी मांग थी। तो इससे क्या होता है? इससे यहां पर जो है एक तरीके से निर्वाह संकट जो है पनपने लगता है। आप देखोगे ना, सूखा पड़ गया, है ना, ओला वगैरह पड़ गए, आप देखोगे ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, इसकी वजह से जो है पूरी फसल बेकार हो गई। अच्छा, इससे क्या हुआ? जब फसल बेकार हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब उत्पादन उतना ज्यादा नहीं होगा। जब उत्पादन उतना ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा सर? तो भैया कीमतें बढ़ जाएंगी, अनाज की कीमतें, पाव रोटी की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा? बेचारे लोग जो है भूख से परेशान हो जाएंगे। आप देखोगे यहां पे, है ना। अब क्या हुआ? जो मजदूर है उनकी जो मजदूरी है उसकी दरें बढ़ी नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि भाई सोच के देखो, तुम्हारा अनाज जो है बहुत आसमान छू रहा है, लेकिन तुम्हारी जो मजदूरी थी, तुम्हें जो पगार मिलती थी, पैसा मिलता था, वो अभी भी 100 रुपए मिलता है, और दाम बढ़ने के बाद भी 100 रुपए मिल रहा है। अभी वैसे तो होना ये चाहिए कि भैया अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं तो मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ।
क्लियर हुआ? यानी कि जो ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी ये और ज्यादा बढ़ गई। समझ में आया? यानी कि गरीब और गरीब हो गया और अमीर जो था उसके पास तो पहले से ही कोई कमी नहीं थी। समझ में आया? ये हुआ भाई, ये सारे संकट जो यहां पर पनप रहे हैं। ठीक है सर, अब क्या हुआ भाई? अब हुआ ये कि अगर मैं बात करूं फ्रांस की, अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में 3 वर्ग हुआ करते थे। अगर मैं पूरे फ्रांस के समाज की बात करूं तो उनका जो समाज था वो अलग अलग 3 वर्गों में बटा हुआ था। जब मैं इन 3 वर्गों की बात करता हूं तो सबसे ऊपर आता था हमारा पादरी वर्ग। पादरी वर्ग इसको बोलते थे। ठीक है सर, इस पादरी वर्ग में आप देखोगे कि जो चर्च के लोग हैं, जो जैसे चर्च क्या होता है तो आप देखोगे ना कि जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, तो आप भी जानते होगे जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं तो वो चर्च में पूजा करते हैं। चर्च भी उनके लिए मंदिर होता है। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना? तो आप देखोगे उनके यहाँ के जो मंदिर हैं, ईसाई धर्म के जो मंदिर जो होते हैं, जो उनके गिरजाघर जो होते हैं वहां ये पूजा करते हैं, उसको हम चर्च बोलते हैं। आप देखो जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मंदिरों में पंडित होते हैं तो इनके यहाँ पे मंदिरों में पादरी होते हैं, है ना? तो आप देखोगे एक हुआ करता था फ्रांस में पादरी वर्ग। और क्योंकि पूरे यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप में फ्रांस आता है, पूरे यूरोप की मैं बात करूं तो पूरे यूरोप में मैक्सिमम जो जनसंख्या है, सारी जो जनसंख्या है आप देखोगे वो क्या है सर? वो क्या है सर? तो वो ईसाई धर्म की जनसंख्या है ना? और ये लोग क्या करते हैं, इनके चर्च वगैरह होते हैं तो उसमें प्रॉपर पूजा पाठ करते हैं। अब होता क्या, जैसे हमारे यहां पर मंदिरों में पंडित होते हैं, इनके यहां पर चर्चों में कौन होते हैं? पादरी होते हैं, पादरी जो पूजा करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो ये इसको हम बोलते थे पादरी वर्ग। तो फ्रांस में एक पादरी वर्ग हुआ करता था, एक पुरोहित वर्ग था और जिसको बहुत इज्जत मिला करती थी, राजा बहुत इनको सम्मान दिया करते थे क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते थे तो इनको सम्मान दिया जाता था। तो आप देखोगे ना इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी। तो एक तरफ से हमारा पादरी वर्ग जो कि चर्च की देखभाल करता है, पादरी की पूरी जो फैमिली है, इनके आसपास के जो लोग हैं, तो ये इसमें आया करते थे। दूसरे नंबर पे थे हमारे कुलीन वर्ग के लोग। दूसरे नंबर पे थे कुलीन वर्ग के लोग। ये कौन थे सर? तो ये राजा के जान पहचान के लोग, राजा के जो रिलेटिव्स हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, या फिर जो अमीर लोग हुआ करते थे, आज के टाइम के अदानी अंबानी, है ना, ये सब जो हुआ करते थे ये आते थे हमारे तृतीय वर्ग में। अच्छा, तृतीय वर्ग की हम बात करें तो तृतीय वर्ग में बाकी के जो बचे लोग हैं वो आते थे। यानी कि आप देखोगे तृतीय वर्ग में आप देखोगे यहां पर जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, है ना, छोटे मोटे जो आप बोल सकते हो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक हम बात करें डॉक्टर्स की बात करें, हम इंजीनियर्स की बात करें, लॉयर्स की हम बात करें, हाँ, फिर आप देखोगे भूमिहीन मजदूर भी इसी में आते थे, छोटे मोटे किसान भी इसी में आते थे। तो ये सब जो है, ये गरीब से गरीब इंसान भी तीसरे वर्ग में आता था। मतलब बाकी के जो बचे लोग हैं वो तीसरे वर्ग में आते हैं। अब दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत यह थी कि जितने भी विशेष अधिकार थे वो किसको प्राप्त थे? तो कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को। मतलब देखो यहां पर उल्टा हो रहा है। अरे भैया, जरूरत किसको है? गरीब कौन है? जो आर्थिक समस्या है वो किन लोगों को होनी चाहिए? तीसरे वर्ग को, क्योंकि सारे जो गरीब लोग हैं वो तीसरे वर्ग में आते हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि प्रथम और द्वितीय वर्ग को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जन्म से ही। अब यहां पर एक दिक्कत यह होती थी कि सारा जो टैक्स का भार था, यानी कि कर देने का भार जो था, कर आप देते हो ना, किसी भी अगर राज्य में रहते हो तो आपको कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो कर का सारा जो भार था वो किस पर था सर? तो कर का सारा भार जो था वो तीसरे वर्ग पे आता था। अब सोच के देखो कितनी बड़ी नाइंसाफी है। सबसे अमीर कौन है सर? कुलीन वर्ग के लोग अमीर है ना? पादरी वर्ग के पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, लेकिन कर का भार किस पर है सर? तो कर का भार सिर्फ और सिर्फ तीसरे वर्ग पे हुआ करता था। तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर थी, ये थी कि फ्रांस का जो एक सामाजिक संरचना जो है वो कुछ इस प्रकार थी कि उसमें एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग था, तीसरा वर्ग, जिसका अच्छे से जो है शोषण किया जा रहा था। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना? क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ, है ना? अच्छा, अब होता क्या? होता यह है कि तीसरा वर्ग जो होता है, तीसरे वर्ग से एक वर्ग निकलता है, मतलब तीसरा ही जो वर्ग है इसके अंदर से एक वर्ग निकलता है जिसको हमने बोला मध्यम वर्ग। अच्छा, मध्यम वर्ग की बात करें सर, ये कौन था सर? बेटा मध्यम वर्ग वो लोग हुआ करते थे जिनके पास, मान के चलो ऐसे लोग जैसे हम लोग क्या है, अभी हम मध्यम वर्ग में आते हैं ना, कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि भैया हमारे पास ऑडी हो, मर्सिडीज हो, लेकिन इतने गरीब भी नहीं है कि 2 वक्त का खाना ना मिले। मध्यम मतलब मीडियम में, है ना, मध्य में जो आते हैं, मिडिल क्लास, है ना? आपने देखा होगा कि भैया हम तो मिडिल क्लास हैं, हम सब मिडिल क्लास हैं, आप भी, मैं भी, सब मिडिल क्लास हैं, ठीक है ना? तो मध्यम वर्ग जो था ये एक ऐसा वर्ग था जो तीसरे वर्ग से ही निकला था। अब ये जो वर्ग था ना बेटा, पढ़ा लिखा वर्ग था, इसको पता था अपने अधिकारों के बारे में, इसकी मांग थी अधिकारों को लेके। इन लोगों की मांग थी, आप देखोगे इन लोगों की क्या मांग थी? इन लोगों की मांग थी कि ये जो राजतंत्र है, ये जो राजा है, इसका अंत हो जाए, ये मांगे थी। और हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग थे चाहते थे कि विशेष अधिकारों का अंत हो जाए। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे बेटा, मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो क्या थे सर? ये समृद्ध थे, मतलब इनके पास पैसा वैसा भी ठीक ठाक था और ये शिक्षित भी थे। तो ये किसके बारे में बात किया करते थे? ये विशेष अधिकारों के बारे में बात करते थे कि भैया जो भी कुलीन वर्ग को, पादरी वर्ग को विशेष अधिकार मिले हैं, इन सारे विशेष अधिकारों का अंत होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? इनमें कौन कौन लोग आते थे? तो आप देखोगे व्यापारी, है ना, व्यापार करने वाले, वकील, निर्माता, ये जो जितने भी हमारे बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह जो हैं, ये सभी इसी का हिस्सा हुआ करते थे। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ। अच्छा, अब ये अमीर कैसे हो गए सर? अमीर कैसे हुए? तो आप देखोगे उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर आप देखोगे धीरे धीरे औद्योगिक शुरू हुआ, तो उन्होंने व्यापार कर करके जो है पैसा वैसा कमा लिया। तो इस तरीके से आप देखोगे तीसरे वर्ग में से एक वर्ग निकला जिसको हमने बोला मध्यम वर्ग। और ये मध्यम वर्ग जो होगा यही आगे चल के जो है क्रांति लाएगा। मध्यम, देखो हमेशा याद रखना बेटा,
जो गरीब होते हैं, अनपढ़ जो होते हैं, ये कभी क्रांति नहीं ला सकते। क्रांति हमेशा कौन लाते हैं? पढ़े लिखे लोग। तो मध्यम वर्ग से जो पढ़े लिखे लोग जो थे, ये हमेशा क्रांति लेके आते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ, मध्यम वर्ग के जो लोग थे ये क्रांति लेके आए। समझ में आया? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए हाँ, तो ये जो हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग, इनका मानना क्या था कि समाज में किसी को भी जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। पहली मांग ये थी इनकी, है ना। अच्छा, शिक्षित कैसे हुए? शिक्षित ऐसे हो गए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यापार वगैरह कर लिया। व्यापार करने के बाद क्या हुआ? व्यापार जैसे जैसे इन्होंने व्यापार किया तो उनके पास पैसा आने लगा। अच्छा, जब इनके पास पैसा आया तो इन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो बच्चों को भी इन्होंने डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बना दिया। तो ये धीरे धीरे व्यापार करते रहे और पैसा कमाते रहे। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से। हाँ, तो इनका मानना क्या था कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, जो कि कुलीन और पादरी वर्ग को मिले थे। इनका मानना यह था कि भैया तुम्हारी योग्यता के अनुसार, तुम्हारा जितना टैलेंट है उसके अनुसार तुम्हारी जो योग्यता है, यहां पे वही तो बोला जा रहा है। शिक्षित हुए कैसे? मतलब कैसे मानते हो शिक्षित है? क्योंकि इनकी विचारधाराएं अलग थी। ये मानते थे कि विशेष अधिकार, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। इनकी मांगे थी कि भैया देखो, योग्यता के हिसाब से लोगों के पास जो है, समाज में जो स्थिति है वो उसकी योग्यता के हिसाब से होनी चाहिए। तुम्हें जितना टैलेंट है उसके हिसाब से तुम्हें मिलना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर कि भाई तुम अमीर खानदान में पैदा हो गए तो तुम्हें सारे अधिकार मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अच्छा, इनकी मेन मांग क्या थी? तो इनकी मेन मांग थी स्वतंत्रता की। सबके पास स्वतंत्रता हो, कानून के समक्ष सभी बराबर हो और एक सहमति से सरकार बने। इस प्रकार की जो है इनकी मांगे थी कि समाज में हर कोई बराबर हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो और हर कोई क्या करे, हर कोई जो है, आप देखोगे हर किसी के पास जो आप बोल सकते हो, हर किसी के पास क्या हो, हर किसी के पास समान अधिकार हो, कानून के समक्ष सब बराबर हो। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये हुआ कैसे? ये सब हुआ कैसे? मतलब कहने का ये है कि मतलब ये जो लोग हैं, क्या इनको कोई सिखा रहा है? ये सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये एकदम से उभर के कहां आ गए? इनकी सोच किसने बदली? तो बेटा, सोच को बदलने में दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सर दार्शनिक कौन होते हैं? तो बेटा, दार्शनिक वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं सर? दार्शनिक वो लोग होते हैं जो सामने वाले को दर्शन देते हैं, सामने वाले की अपनी ज्ञान से सामने वाले की सोच बदलते हैं। तो आप देखोगे कि उस टाइम पे जो फ्रांस था, यहां पर अलग अलग बड़े बड़े दार्शनिक आए जिन्होंने लोगों को बहुत कुछ सिखाया। इन दार्शनिकों ने क्या किया भाई? इन दार्शनिकों ने लोगों के दिमाग को बदल दिया, सोच बदल ली लोगों की। तभी तो इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। उस क्रांति में याद रखना, फ्रांसीसी क्रांति में इन दार्शनिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जो प्रेरणा रही है ना, तो जो मध्यम वर्ग थे उनका जो प्रेरणा का स्रोत था वो कौन थे? ये दार्शनिक ही थे। जैसे कि हम बात करें जॉन लॉक साहब की, इनकी पुस्तक का नाम याद कर लेना, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने यहां पर टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एक किताब लिखी थी, है ना। उसमें क्या सिद्धांत दिया था? राजा के दैवी और निरपेक्ष अधिकारों का खंडन किया था। इन्होंने एक किताब लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि देखो, पहले क्या था, पहले राजा जो था उसको ऐसा मानते थे राजा के पास दैवीय शक्तियां हैं। मतलब ये पहले ऐसा माना जाता था कि अगर तुम राजा के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो तो इसका मतलब तुम भगवान के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। पहले ऐसा माना जाता था कि राजा जो है उसके पास दैवीय शक्तियां हैं, यानी कि राजा को देव ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, ऐसा माना जाता था। तो इन्होंने इस चीज का जो है खंडन किया कि भाई ये राजा जो है पागल बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। राजा, भगवान कैसे राजा को भेज सकते हैं भाई? समझ में आया ना? हाँ, इन्होंने तो राष्ट्र की कल्पना की थी भाई, है ना। जैसे हम बात करें हमारे जो जीन जैक जो थे, समझ में आ गया ना। इन्होंने अपनी किताब लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लिखा कि ये सब गलत है, राजा के पास कोई भी दैवी शक्तियां नहीं है, झूठ बोल रहा है, पागल बना रहा है लोगों को। फिर एक दूसरे दार्शनिक थे जिनका नाम था रूसो, है ना, जैन जॉक रूसो नाम था इनका। इनकी एक पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और इन्होंने इसमें क्या लिखा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने एक तरीके से एक सहमति वाली सरकार जो होती है ना, उसका एक थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो ओवरव्यू दिया। मतलब इन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा लोग जो है और उनका जो प्रतिनिधि है उनके बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए। वो जो एक बोल सकते हो एक रिलेशन जो होता है लोगों के बीच का और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच का जो एक रिलेशन होता है, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके आधार पर एक सरकार की इन्होंने कल्पना की कि भाई एक क्या होना चाहिए, एक लोग होने चाहिए, लोग अपने प्रतिनिधि को चुने और उनके बीच के जो रिलेशन है वो कुछ कैसे होने चाहिए कि भाई लोग जो है अपने शासक को चुन रहे हैं, वोट देके चुन रहे हैं भाई। और आप देखोगे उनके बीच का जो रिलेशन है, उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कौन सी किताब में लिखा गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो पढ़ के देखो, लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार, समान मतदान, लोकतांत्रिक सरकार। तो इन्होंने एक तरीके से आप बोल सकते हो लोकतांत्रिक सरकार का जो है यहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार की कल्पना की कि लोग और उनके प्रतिनिधि जो है उनके बीच में क्या कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अभी क्या कॉन्टैक्ट है? अभी तो यह है कि राजा है और राजा के लोग हैं, राजा की प्रजा है, राजा ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है। लेकिन इन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की। इन्होंने कैसी कल्पना की कि लोग हैं और लोग अपने राजा को स्वयं चुन रहे हैं, ऐसी सरकार की इन्होंने जो है कल्पना की। ठीक है सर। फिर उसके बाद हमारे मॉन्टेस्क्यू आ गए, इन्होंने भी किताब लिखी था स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में इन्होंने किसके बारे में लिखा कि भैया सरकार की जो शक्तियां हैं वो एक के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, वो अलग अलग विभाजित हो जानी चाहिए। उनका जो सत्ता जो है, सत्ता की प्रॉपर साझेदारी होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि भैया सरकार की जो सत्ता है वो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में बंटनी चाहिए, ताकत एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि देखो
कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास होना चाहिए, कानून को लागू करने का अधिकार कार्यपालिका के पास होना चाहिए, और न्यायपालिका जो है ना, उसका काम क्या होना चाहिए? न्याय देना, है ना। जब कानून का कोई उल्लंघन करे उसको सजा देने का काम किसका होना चाहिए? न्यायपालिका का। तो शक्तियों का बंटवारा, यही इन्होंने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज में, है ना। तो इन सबसे हुआ क्या? तो इन सबसे हुआ ये कि लोगों के जो विचार थे वो बदलने लगे, है ना। इन विचारों, क्योंकि देखो आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पर तो फोन है, सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया आपके विचारों को बदल रहा है। लेकिन उस टाइम पर ना कोई फोन था, ना कोई टेक्निक थी। तो उस टाइम क्या था? उस टाइम जो लोग थे वो अपने विचारों से, वो किताबें पढ़ पढ़ के, लोग जो थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो किताबें पढ़ पढ़कर अपने विचारों को बदल रहे थे। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से है ना। तो विचारों पर चर्चा की जाती थी। जैसे हम बात करें जो नाई की दुकान हो गई, है ना, सलून जो होते हैं, नाई की दुकान, कॉफी हाउसेस वगैरह, बार वगैरह जो होते हैं, इवन जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको सुना, जैसे कोई एक बंदा पढ़ा लिखा है तो पढ़ के जो है सुनाया करता था, पढ़ के सुनाया करता था। बहुत सारे जो लोग थे उस टाइम पर निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको कैसे समझाया जाए? तो आप देखोगे कि एक इंसान जो पढ़ा लिखा हुआ करता था वो उनको सुनाया करता था। तो ऐसे कुछ करके जो है ऐसे कॉन्सेप्ट चला करता था, है ना। पुस्तकें बिक रही थी, समाचार पत्रों में इनके जो लेख हैं वो प्रकाशित किए जाते थे। क्लियर हुआ? हाँ, समूहों में जोर से पढ़कर जो है सुनाया जाता था, ताकि जो निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको भी समझ में आए। ये सारी चीजें हो रही थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रांति का प्रकोप। अब थोड़ा सा हम राजा के बारे में बात कर लेते हैं। राजा कौन था उस टाइम पर फ्रांस का? तो आप देखोगे राजा जो था वो था लुई 16वां। आप देखोगे 1774 में राजा बन जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक अकुशल राजा था सर। मतलब कहने को ये बुरा राजा नहीं था, ऐसा बोलते हैं बुरा राजा नहीं था, ये अच्छे बदलाव करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। ये शान और शौकत में मारा गया, है ना। ये बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो अय्याशियों में मारा गया। इसका मतलब ये था कि भैया जब ये राजा बना तो 21 साल का था। जब ये 21 साल का हुआ और राजा बना तो एकदम से इसका बोझ बढ़ गया। और आप देखोगे इसकी शादी करवा दी जाती है, बर्बन परिवार से था ये, इसकी शादी करवा दी जाती है। शादी किससे करवाई जाती है? तो ऑस्ट्रिया की। इसकी जो ससुराल थी वो ऑस्ट्रिया में थी। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में। ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी, इनका नाम था मैरी एंटोनी, ठीक है। इनसे जो है इनका ब्याह करवा दिया जाता है, शादी करवा दी जाती है। दिक्कत क्या हुई भाई? जब ये सिंहासन में बैठे तो उनको पता लगता है कि इनका जो खजाना है वो पूरा खाली है। अब भाई पूरे सरकार जो है किस पे चलती है? सरकारी खजाने पे चलती है, जो तुमने लोगों से लूटा हुआ है, लेकिन इनको वही खाली मिलता है। अब सरकार, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये बताओ कि जो खजाना है खाली हुआ कैसे? तो उसके बहुत सारे कारण थे। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। क्लियर हुआ? बहुत सारे युद्ध लड़े। आप देखोगे कि इनका जो महल था, वर्साई का महल बोलते थे, वर्साई का महल था इनका, है ना, वर्साई का महल का नाम था इनका। उसके बाद आप देखोगे वर्साई के महल में आप देखोगे एकदम, है ना, बढ़िया शानदार दरबार था, पैसे वैसे खर्च किया जाता था, उसके मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था। और क्या हुआ भाई? उस टाइम पर क्या था? अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। उस टाइम पर हुआ यह था, कुछ जो यूरोपियन शक्ति जो है वो अमेरिका में गई, अमेरिका में जाके बस गई वो, और उन्होंने अमेरिका में ही जाकर जो है खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब हुआ क्या कि उस टाइम पर जो ब्रिटेन था वो भी अमेरिका में था, फ्रांस जो था वो भी अमेरिका में एक्टिव था। तो हुआ यह था कि जो ब्रिटिश लोग अमेरिका में गए थे उनको आजादी दिलवाने के लिए फ्रांस ने उनकी मदद की। और जब वो आजाद हो गए तो जो भी पैसा लगाया था अमेरिका में, फ्रेंच लोगों ने जो भी पैसा लगाया था, तो बाद में जब फ्रांस ने वो पैसा मांगा तो वो देने से मना कर दिया। तो आप देखोगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की हम बात करें तो उन्होंने क्या किया था? इन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो 13 उपनिवेश हैं उनको आजादी दिलवाई थी। जो किसके उपनिवेश थे? ब्रिटेन के। तो उसमें पैसा बहुत खर्च हुआ, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ इनको। अब होता है ना कि देखो इनकी दुश्मनी थी किससे? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया? इन्होंने अमेरिका में जो ब्रिटेन के 13 उपनिवेश जो थे उनको आजादी दिलवा दी। ये सारा हुआ। इन पे 2 अरब लिवर क्या था बेटा? मुद्रा थी इनकी। फ्रांस की जो मुद्रा थी लिवर, उसका लिवर नाम था बेसिकली, लेब्रे करके बोलते थे, लेब्रे, है ना, लिवर नाम था इसका। तो आप देखोगे 2 अरब लिवर का इनके पास कर्जा था। और आप देखोगे युद्ध से 1 अरब लिवर और बढ़ा, तो बहुत सारा कर्जा हो गया था इन पर। अगर हम बात करें जिनसे इन्होंने ऋण ले रखा था, यानी कि इनके जो ऋणदाता थे, वो इनसे 10% ब्याज जो है लेना शुरू कर दिया, है ना। तुम जब किसी से लोन लेते हो तो उस पर ब्याज मिलता है या नहीं मिलता? ब्याज देना पड़ता है तुम्हें, सॉरी मिलता नहीं है, देना पड़ता है। जब किसी से तुम लोन लोगे तो तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। तो इनको अच्छा खासा 10% से ज्यादा का ब्याज भी देना पड़ता था। क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट से बताओ। और भी कई सारे जो नियमित खर्चे हैं, सेना का, दरबार का, कार्यालय का, वो सारे खर्चे थे। और इन्होंने देखा कि इनकी पूरी तिजोरी खाली हो गई है। क्यों खाली हो गई है? क्योंकि सारा पैसा तो इन सब में जा रहा है, सारा पैसा तो युद्धों में जा रहा है, सारा पैसा तो वर्साई के महल में लग रहा है, सारा पैसा तो अमेरिका को आजाद करवाने में चला गया। इतने सारे युद्ध कर लिए उन्होंने, है ना। ऋणदाता जो है 10% का चार्ज लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखकर भैया हमारे जो लुई 16वां जो थे वो प्रेशर हैंडल कर नहीं पाए। अब हुआ क्या भाई? हुआ क्या कि अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अब मैंने आपको पूरा बता दिया ऑलरेडी, है ना। ये जो फ्रांस का जो समाज है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? हमारा जो प्रथम वर्ग था जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पारदी वर्ग है, इनको जन्म से ही क्या मिलते थे? अधिकार मिलते थे। राज्य से कर की छूट है, मतलब इनको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना। द्वितीय वर्ग की हम बात करूं, मैंने बता दिया ये भी कुलीन वर्ग है, इनको भी कर की माफी है ना। इनके पास ये कौन से लोग थे सर? ये सामंती लोग थे, मतलब
मतलब ये कि इनको बहुत बड़ी बड़ी इनके पास जागीरें थी और उन जागीरों में इनके दास काम किया करते थे, इनके लोग काम किया करते थे, उनसे टैक्स वगैरह लिया करते थे, अच्छी बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी। क्लियर हुआ ना। और ये क्या करते थे, ये किसानों से सामंती शुल्क भी लिया करते थे। मतलब अगर ये इनकी बड़ी बड़ी जागीरें हैं, उनमें काम कौन करेगा, किसान करेंगे, तो उसके बदले ये क्या लेंगे, उनसे शुल्क भी लेंगे। क्लियर हुआ ना। हाँ ना, फटाफट से बताओ, है ना। तो जो हमारे किसान हैं, किसान जो भाई हैं बेचारे, वो इनके यहां पर इनके खेतों में, इनके घर में काम किया करते थे, सेना की सेवा किया करते थे, सड़कों का निर्माण किया करते थे। तो अलग अलग काम जो है इनके अंडर में, अलग अलग जो छोटे छोटे लोग हैं, किसान जो हैं, भूमिहीन मजदूर जो हैं, वो इनके अंडर में काम किया करते थे। ये मैंने बोल दिया। अच्छा, बची हुई जनसंख्या जो है, यानी कि 90% जनसंख्या जो है वो किसमें आती है, तृतीय वर्ग में आती है। क्लियर हुआ ना। हाँ, याद रखना है। अच्छा, याद रखना, सिर्फ ये तृतीय स्टेट जो है, तीसरा स्टेट जो है, यही सिर्फ जो है क्या दिया करता था, यही सिर्फ जो है क्या किया करता था, यही टैक्स दिया करता था। सिर्फ तृतीय वर्ग जो है यही इकलौता टैक्स दिया करता था। ये आपको पता होगा। इसमें कौन कौन शामिल था, तो किसान, कारीगर, मजदूर, वकील, डॉक्टर। इसके अलावा आप देखोगे कुछ जो अमीर है ना, कुछ जो अमीर है और कुछ जो गरीब है, इसमें विविधता बहुत थी। मतलब ऐसा था कि तृतीय वर्ग की हम बात करें तो सारे गरीब नहीं थे, इसमें कुछ अमीर लोग भी थे। मैंने बताया ना आपको, कुछ व्यापारी थे इसमें, वो भी तृतीय वर्ग में आया करते थे। कुछ छोटे मोटे व्यापारी भी इसी में आते थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह इसमें आते थे। अब वही तो मैं बोला हूं ना, तृतीय वर्ग से ही एक नया वर्ग निकला। कौन सा वर्ग निकला सर, मध्यम वर्ग। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अच्छा, अब यहां पर कर व्यवस्था की बात कर लेते हैं। कर क्या है सर, आपको एक सरकार को भुगतान करना पड़ता है। आज भी आप जो है, हर कोई जो है टैक्स देता है। आप कोई भी चीज लाते हो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। टैक्स भी दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, वो सब रहने दो। लेकिन हाँ, इतना जान लो कि आप भी सरकार को टैक्स देते हो। उस टाइम भी सरकार को टैक्स देना पड़ता था। टैक्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर दो टाइप के टैक्स थे, एक तो था टाइथ, एक था टेल, है ना। टाइथ की अगर मैं बात करूं, ये क्या था, ये ऐसा टैक्स था जो आपको चर्च को देना पड़ता था। चर्च को कितना देना पड़ता था, जो भी आपका उत्पादन हुआ है उसका 1/10वां भाग जो किसको जाएगा, चर्च को जाएगा। मतलब सोच के देखो, धार्मिक कर है ये, धर्म के नाम पर जो है पागल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो इनको टैक्स दिया जा रहा है। दूसरा था टाइल। टाइल की अगर मैं बात करूं तो ये राज्य को सीधा दिया जाने वाले करता है, यानी कि ये जो कर है ये तुम सीधा राज्य को दे रहे हो। किसको दे रहे हो, राज्य को दे रहे हो। क्लियर हुआ ना। हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। और उसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर भी लगते थे, जैसे हम बात करें नमक का, तंबाकू का, है ना। ये सब जो है, जो कुछ ये जो दैनिक जो वस्तुएं होती हैं, दैनिक वस्तुएं मतलब जो रोजमर्रा की वस्तुएं जो होती हैं, उन पे अलग टैक्स दिया करते थे ये लोग सरकार को। समझ में आया। यानी कि 3 तरह के टैक्स हैं। पहला एक टैक्स धार्मिक टैक्स है, जो तुम सीधा चर्च को दे रहे हो, 1/10वां भाग जाता है। उसके बाद टाइल आता है, जो सीधा तुम सरकार को दे रहे हो। तीसरा आता है आपका अप्रत्यक्ष कर, जो कि रोजमर्रा की जरूरतें हैं, चीजें जो है उन पर जो टैक्स लग रहा है, जो कि इनडायरेक्टली तुम सरकार को दे रहे हो। क्लियर हुआ। हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जब इनको बहुत ज्यादा लॉस होने लगे, जब लुईस सोल्वे को लगा कि भैया इनकी तिजोरी खाली हो गई है, तो एक तो जनता और परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान है जनता। जनता सड़कों पे क्यों आएगी भाई, अभी देखना क्यों आएगी, क्योंकि लुईस सोल्वे को लगता है कि भाई देखो टैक्स बहुत कम आ रहा है। लुईस सोल्वे को ये लगता है कि भैया इतना खर्चा हो रहा है, इतने युद्ध हमने लड़े हैं, इतना ज्यादा कर्जा है, तो इस खर्चे को कम करने के लिए, यानी कि आप बोल सकते हो हमें किसकी जरूरत है, पैसे की जरूरत है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और ज्यादा टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब होता क्या था उस टाइम पर, टैक्स राजा अकेले नहीं बढ़ा सकता था। राजा को टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती थी, और इस मीटिंग को बोलते थे स्टेट जनरल की मीटिंग। समझ में आया। तो इसने 5 मई 1789 की हम बात करें तो इसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, है ना। अब हमारी जो पूरी पृष्ठभूमि है, यानी कि हमारी क्रांति हुई कैसे, तो मैं वो बता रहा हूं आपको। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो लुईस सोल्वे ने क्या समझा, पहले कर लगाना आवश्यक समझा, क्योंकि इसको पता था कि हमारी तिजोरी खाली है, तिजोरी भरने के लिए और कर लगाओ, और पैसा लगाओ। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब होता क्या है, अब होता है कि भाई जो स्टेट जनरल है, वो स्टेट जनरल में होता क्या है, सिंपल सी बात है, मीटिंग क्यों बुलानी पड़ती है, क्योंकि राजा जो है वो अपने मन से अकेले कर नहीं बढ़ा सकता। उस टाइम पे एक नियम हुआ करता था कि राजा जो है वो अपने, लुईस सोल्वा जो है वो अपने मन से अकेले जो है कर नहीं बढ़ा सकता था। लास्ट जो स्टेट जनरल की जो बैठक हुई थी, वो कब हुई थी, लास्ट जो स्टेट जनरल की बैठक जो है वो हुई थी 1614 में। उसके बाद से कोई मीटिंग, कोई बैठक नहीं हुई थी। अब क्योंकि इसको ऐसा लगा कि भैया टैक्स बढ़ाना है, तो इसने फिर से स्टेट जनरल की मीटिंग बुला ली, क्योंकि ये अकेले जो है टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए कंपलसरी था कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाए। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये बताओ कि सर स्टेट जनरल होता क्या है, ये तो बताओ। तो देखो, स्टेट जनरल कुछ नहीं है बेटा, ये तीनों जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये तीनों स्टेट के जो लोग हैं, यानी कि प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट जो बचे हुए लोग हैं, इन तीनों की जो मीटिंग हुआ करती थी, इनको ही हम बोलते हैं, इन तीनों की जो बैठक हुई थी, इसको हम बोलते हैं स्टेट जनरल की बैठक। समझ में आया। हाँ, तो आप देखोगे कि ये हुआ कहां था सर, ये बैठक हुई कहां थी, तो इनका जो महल था वर्साई, इसके हॉल में हुआ था। ठीक है, वर्साई का जो महल है उसके एक हॉल में इनकी मीटिंग हुई। अच्छा, अगर मैं बात करूं कितने लोग आए, तो आप देखोगे प्रथम स्टेट से 300 लोग आए, 300 प्रतिनिधि आए इनके। द्वितीय स्टेट से इनके 300 प्रतिनिधि आए। तृतीय की अगर हम बात करें तो 600 प्रतिनिधि आए। याद रखना भाई, यहां पर जो किसान थे, कारीगर थे, जो महिलाएं थी, या फिर जो अनपढ़ लोग थे, उनको इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बुलाया गया। मतलब ये 600 जो लोग गए हैं तृतीय वर्ग के, ये पढ़े लिखे लोग हैं, और इनको पता है ये मध्यम वर्ग के लोग हैं।
क्लियर हुआ? यानी कि कोई भी गरीब इंसान, अनपढ़ इंसान नहीं आया है। अच्छा, अब देखोगे ये आए तो 600 लोग थे, लेकिन अपने साथ में 40,000 लोगों की शिकायतें भी लेके आए थे, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि कर बढ़े। राजा ने किसकी डिमांड रखी थी? कर बढ़ाने की डिमांड रखी थी। लेकिन यहां पर जो बेचारे तीसरे वर्ग के गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कर का बोझ और बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर ले रहे थे। तो इसलिए आप देखोगे ये अपने साथ में जो है 40,000 किसानों की शिकायतें भी लेके आते हैं। तो ये मीटिंग हुई भाई। अब मीटिंग में हुआ क्या? मीटिंग में होता यह था कि मतदान हुआ करता था। मतलब ऐसा होता था कि मान के चलो पहले स्टेट में 300 लोग हैं, दूसरे स्टेट में 300 लोग हैं, और तीसरे स्टेट में 600 लोग हैं। कितने हुए टोटल? 1200। अब यहां पर दिक्कत यह थी कि हर स्टेट का एक वोट जाएगा, हर एक प्रतिनिधि का एक वोट नहीं था, हर एक स्टेट का एक वोट था। सोच के देखो कि मतलब मान के चलो प्रथम स्टेट ने राजा के हिस्से में वोट दे दिया, द्वितीय स्टेट ने राजा के हिस्से में वोट दे दिया, और तृतीय स्टेट वालों ने राजा के हिस्से में वोट नहीं दिया। तो फिर भी क्या हुआ? यहां पर फिर भी क्या हुआ? दो हो गए ना, दो राजा के पास 2 वोट है और तृतीय स्टेट के पास 1 वोट है। तो इससे क्या हुआ? इससे जो है पारित हो गया। समझो यहां पे होता क्या था? होता यह था कि प्रत्येक स्टेट को 1 वोट मिलता था, प्रत्येक प्रतिनिधि का 1 वोट नहीं था। कायदे से तो 1200 वोट होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर दिक्कत यह थी कि प्रत्येक स्टेट का 1 वोट था, यानी कि 3 वोट थे टोटल, है ना। और इनकी जो तृतीय स्टेट जो था, इसकी मांगे क्या थी? इसकी मांग ये थी कि भैया देखो, प्रत्येक सदस्य को 1 वोट होना चाहिए, प्रत्येक सदस्य जो चुनकर आए, यानी कि 1200 वोट होने चाहिए सर, 1200 वोट होने चाहिए। इनकी मांग ये थी कि भैया ऐसे तो चीटिंग हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं वो तो राजा के हिस्से में ही वोट देंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टैक्स किसको देने पड़ेंगे? टैक्स तो तृतीय वर्ग वालों को देने पड़ेंगे भाई। कर तो तृतीय वर्ग वाले देंगे ना, राजा सॉरी पादरी और कुलीन वर्ग के तो वर्ग जो है टैक्स देते ही नहीं है। कुलीन वर्ग जो है हमारा, पादरी वर्ग जो है, उसको तो छूट दे रखी है, विशेष अधिकार दे रखा है, तो ये तो राजा के हिस्से में ही वोट देंगे। लेकिन तृतीय वर्ग जो है पूरा भार तृतीय वर्ग पे आएगा ना। तो सोच के देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 वोट जो है वो राजा के हिस्से में जाएंगे, और आप देखोगे 1 वोट जो है वो तृतीय वर्ग के हिस्से में जाएगा। और ये जो पूरा ये जो पूरा टैक्स बढ़ाने के लिए सिफारिश की गई थी, ये पास हो जाएगी। तो यहां पर तृतीय वर्ग के लोग जो थे चाहते थे कि भैया हर एक इंसान का 1 वोट होना चाहिए, ना कि हर एक स्टेट का, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भैया यहां पर राजा जो है अपना ये जो टैक्स बढ़ाने का जो प्रस्ताव है पारित कर लेगा। तो यहां पर हुआ क्या? हुआ ये कि यहां पर जो तृतीय स्टेट के जो लोग हैं, इन्होंने इसका बहिष्कार किया कि हम जो है इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे साथ बेईमानी हो रही है। अब होता क्या है, ये सब इकट्ठे होकर कहां जाते हैं सर? टेनिस कोर्ट जाते हैं। टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हैं। कब की बात है? 20 जून 1789 की। ये शपथ क्या लेते हैं? ये जाते हैं भाई एक वर्साय में, उनके महल में एक टेनिस कोर्ट होता है, वहां पर जाके इकट्ठे हो जाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम अपनी स्वयं की राष्ट्रीय सभा घोषित करेंगे। मतलब स्वयं जो है एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, स्वयं का जो है संविधान बनाएंगे। क्लियर हुआ? इन्होंने शपथ क्या ली? फ्रांस के लिए एक संविधान बनाएंगे। मतलब सोच के देखो, मतलब यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, कि हम क्या करेंगे, हम सब इकट्ठे, यानी कि तीसरे वर्ग के जो लोग हैं, यानी कि 600 जो लोग हैं, ये टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो जाते हैं। और टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होकर ये क्या लेते हैं? ये शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं शपथ? कि अब हम क्या करेंगे सर? अब हम जो है क्या करेंगे सर? अब हम जो है साथ में मिलकर संविधान बनाएंगे। क्लियर हुआ? इनका उद्देश्य क्या था कि भैया राजा की शक्तियों को जो है सीमित किया जाए, यानी कि एक संविधान बनाया जाए। और इस संविधान जो होगा कैसा होगा? राजा की ताकतों पर लगाम कौन लगाएगा? संविधान लगाएगा। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। है ना? इतनी चीज क्लियर हुई? अच्छा, संविधान बनाने का काम किसको दिया गया? तो दो यहां पर बहुत बड़े हमारे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। जैसे हम बात करें मिराबो की, हम बात करें आबेसिये की, तो ये दोनों ही लोगों को क्या दिया जाता है? दोनों ही लोगों को आप देखोगे कि यहां पर संविधान बनाने का जो है काम दिया जाता है। याद रखो। क्लियर हुआ? इसमें बस इतना ही आपको जो है पढ़ने की जरूरत है। क्लियर हुआ? हाँ, इनके लेख को याद कर लेना। ये जब नोट्स मिलेंगे तुम्हें तो इनके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, याद कर लेना। इनको, इन दोनों को जो आप देखोगे ना, इनको संविधान बनाने का जो है काम दिया जाता है। और फाइनली आप देखोगे कि काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि यहां पर 1791 में इनका पूरा संविधान वगैरह जो है बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? ये सारी चीजें जो है तैयार हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं क्लियर हो गई हैं, है ना? क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक चीज और। हाँ, अब क्या हुआ, जब सब तो पढ़ ही लिया हमने, सब चीज तो पढ़ ही ली है। हाँ, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। इनका संविधान, हाँ यहां पर आ जाओ। यहां पर ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी। अब देखो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फाइनली हुआ क्या, 1791 में इनका संविधान बनके तैयार हो जाता है। संविधान बन गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि राजा की शक्तियों को जो है सीमित कर दिया गया। राजा ने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा क्या किया, अब क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो गया था, क्रांति हो गई थी। मैंने देखा, मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग में लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप बोल सकते हो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में एक पोर्शन मैंने आपको बताया नहीं था कि भैया लोग जो है गुस्सा होकर सरकारी दफ्तरों में क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। एक बास्तील का इनका किला था, उसको भी निस्तनाबूद कर दिया जाता है। तो राजा डर की वजह से जो है इस राष्ट्रीय असेंबली को, इस नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। और आप देखोगे 1791 में फाइनली इनका संविधान बनकर तैयार हो जाता है। फ्रांस जो है एक तरीके से संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर राजा भी है और यहां पर संविधान भी है, लेकिन राजा की शक्तियों को कौन लगाम लगा रहा है,
कौन लगाम लगा रहा है? संविधान। तो ये बात आप याद रखो। तो फाइनली यहां पर क्या हुआ, 1791 में ये जो पूरा जो हमारा फ्रांस है अपना एक संविधान बना लेता है और एक तरीके से आप देखोगे फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना लेता है। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, आपके मन में अब आपके मन में सवाल आएगा, सर एक बात बताओ, ये जो राष्ट्रीय सभा बनी है ना, ये असेंबली जो नेशनल असेंबली बनी है, एक तरीके से इनकी जो संसद बनी है, क्या इसका चुनाव होता था? क्योंकि भाई लोगों की डिमांड तो यही थी ना कि सहमति से सरकार बने। अब देखो अब हुआ क्या, राजा को हटाया नहीं, राजा है लेकिन राजा किसके परामर्श पर काम करेगा? तो भाई ये जो राष्ट्रीय असेंबली है, राष्ट्रीय सभा जो है, इसके इशारों पर काम करेगा, इसके सुझाव पर काम करेगा। अब राजा अपने हिसाब से निर्णय नहीं लेगा। तो ये जो राष्ट्रीय असेंबली थी, इसको अप्रत्यक्ष रूप से जो चुना गया था, मतलब इसका जो चुनाव था वो आम लोगों ने नहीं किया था। होता क्या था, आम जो लोग थे, नागरिक जो थे, हर किसी को चुनाव का अधिकार नहीं था। पहली बात ये सुनो, सबसे पहली बात ये सुनो कि जो राष्ट्रीय सभा जो है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। मतलब कैसे? मतलब ये कि लोगों ने अपने क्षेत्र से बहुत सारे निर्वाचकों को चुनकर भेजा और जो चुने हुए निर्वाचक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने राष्ट्रीय सभा का जो है गठन किया। मतलब चुने हुए निर्वाचकों ने अपने में से, आप देखोगे, राष्ट्रीय सभा के लोगों का जो है क्या किया सर, चुनाव किया, राष्ट्रीय सभा के लोगों का चुनाव किया, नेशनल असेंबली का। पहली बात यह है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो आम लोगों ने अपने निर्वाचकों को चुनकर भेजा है, सर वो सबको अधिकार मिला है चुनने का, सबको वोटिंग अधिकार मिला नहीं, तो सबको वोटिंग अधिकार नहीं थे। सुनो ध्यान से, पूरे फ्रांस की अगर हम बात करें तो दो तरह के नागरिक होते थे फ्रांस में। एक तो थे सक्रिय नागरिक और एक थे हमारे निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन थे भाई? तो ये वो नागरिक थे जो 25 वर्ष से ऊपर के हैं। ये कम से कम आप देखोगे 3 दिन की मजदूरी का कर जो है सरकार को देते हैं, 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर जो है सरकार को देते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, इनको ही सिर्फ मतदान का अधिकार था। समझ में आया? यानी कि सक्रिय नागरिक ही सिर्फ जो है अपने निर्वाचकों को चुनकर भेज सकते हैं, हर किसी को जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था। और आप देखोगे दूसरे थे हमारे निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक में कौन आता था? तो पुरुष, वो वाले पुरुष जो पढ़े लिखे नहीं है, 25 वर्ष से नीचे के हैं, जो टैक्स पे नहीं करते, अनपढ़ हैं, ऐसे लोगों को डाला गया था निष्क्रिय नागरिक में। और याद रखना, इसमें कौन थे? इसमें भाई महिलाएं भी थी, महिलाओं को भी कोई वोटिंग अधिकार नहीं दिए गए थे। तो सिर्फ अधिकार किसको था सर? सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार था भाई सक्रिय नागरिक को। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ। अच्छा, अब यहां पर आप देखोगे फ्रांस का संविधान जो बनकर तैयार हो चुका है और यहां पर जो है बहुत सारे अधिकारों की बात की जा रही है। यहां पर कुछ प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात की जा रही है कि भाई कोई इंसान पैदा होता है तो उसके पास कुछ है ना, कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे भाई जीने का अधिकार, है ना। ये सब आज हमारे संविधान में कहीं ना कहीं दिखते हैं। अब व्यक्ति की आजादी, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को कुछ, है ना, जैसे होता है ना कि हम जब कुछ हमारे मन में कुछ आता है तो हम बोलते हैं, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम अभिव्यक्ति। अपने आप को खुलकर बताना कि तुम्हारे जो मन में है उसकी आजादी, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, मत डालने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो ये सारे जो अधिकार है कहीं ना कहीं फ्रांस के लोगों को जो है दिए जाते हैं। समझ में आया? हाँ ना? फटाफट से बताओ, है ना। और यहां पर जो सरकार है इसका कर्तव्य क्या होगा? सरकार जो है, राज्य जो है, इसका कर्तव्य क्या होगा कि भैया इन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा दी जाए। समझ में आया? इन्होंने एक काम और किया, आप देखोगे, इन्होंने, क्योंकि उस टाइम पर लोग बहुत ज्यादा अनपढ़ थे, तो इन्होंने क्या किया सर? इन्होंने आप देखोगे अलग अलग प्रतीक बनाए, और उन प्रतीक, क्योंकि अनपढ़ लोग थे तो प्रतीकों को समझा करते थे। जैसे टूटी हुई जंजीर किसका निशान था? दास्ता से मुक्ति, मतलब टूटी हुई जंजीर जो है दास्ता से मुक्ति बता रही है। जो छड़ों का गट्ठा जो है, आप देखोगे एकता की शक्ति है कि भैया जब छड़ी जो है, मतलब लकड़ी का गट्ठा जो होता है वो इतना मजबूत होता है कि इसको तोड़ना मुश्किल होता है, अकेली लकड़ी को तोड़ दोगे तुम, तो वो एकता की शक्ति है। तो ये अलग अलग प्रतीक बनाया करते थे ताकि अनपढ़ लोगों को भी जो है अपने अधिकारों के बारे में पता लगे। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये कि अब अभी देखो, अभी तक राजा था, राजा हटा नहीं, अभी लुई 16वां था, अब होगा राजा का अंत। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे बड़ा यही एक बहुत बड़ी घटना होगी जब यहां पर राजा को भी मार दिया जाएगा। और राजा को सही मारा गया। क्यों मारा गया? अब हुआ क्या कि लुई 16वां जो है शांत नहीं बैठा। शांत क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि भैया मेरी हाथ से ताकत निकलती जा रही है। इसने क्या किया? इसने अपने पड़ोसी मुल्कों से, अपनी ससुराल, जैसे हम बात करें प्रूशिया की बात करें, ऑस्ट्रिया की हम बात करें, तो अलग अलग राजाओं से इसने साठगांठ कर ली और अपने ही देश पर जो है इसने आक्रमण करवा दिया। तो आप देखोगे इसने क्या किया, इसने पहले फ्रांस का एक उदाहरण दिया कि भाई देखो जो हमारे देश में हो रहा है वो तुम्हारे देश में भी हो सकता है, तो एक काम करो, हमारे देश पे अटैक कर दो। बाद में क्या करेंगे? बाद में जो है जब ये सब दब जाएगा उसके बाद जो है हम क्या करेंगे? हम जो है एक तरीके से सलाह मशवरा कर लेंगे। लेकिन अभी क्या करना है? अभी हमें ये जो क्रांति हुई है इसको दबाना है, ये जो राष्ट्रीय असेंबली बनी है इसको हटाना है, बिल्कुल फिर से राजतंत्र को मजबूत बनवाना है। तो इसने क्या किया? इसने जो अपने देश के खिलाफ जो है क्या किया? साठगांठ कर ली बाकी के देशों के साथ, है ना। और इसने क्या किया? इसने युद्ध की घोषणा कर दी। और आप देखोगे 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है इसने युद्ध छेड़ दिया। मतलब ऑस्ट्रिया तो इसकी ससुराल थी, आपने देखा होगा, इन दोनों के खिलाफ जो है इसने युद्ध छेड़ दिया। स्टार्टिंग में जनता को लगा बढ़िया है, लेकिन बाद में पता लगा कि भैया इसने खुद ही प्लानिंग करके जो है अटैक करवाया था। युद्ध के प्रभाव क्या हुए? आप देखोगे हजारों लोग सेना में भर्ती हुए,
देशभक्ति के गीत गाएगा। एक गीत था इनका मार्शले करके, तो जब मार्शले नाम की जगह से लोग गुजर रहे थे तो आप देखोगे ये मार्शले, जो जनता, जो इनके फौजी हैं, जो इनके सोल्जर्स हैं, इन्होंने मार्शले करके एक गीत गाया था जो कि बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान भी बना। उसके बाद आप देखोगे रोजे दे लिस्के, है ना, रोजे दे लिस्के की हम बात करें, इन्होंने ये पोएम लिखी थी, इन्होंने एक कविता लिखी थी, ये बाद में जाकर जो है फ्रांस का राष्ट्रगान भी बना। क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बता दो जल्दी से, है ना। और ये जो देशभक्ति का गीत जो था, ये किसके लिए लिखा गया था? सोल्जर्स के लिए ही लिखा गया था जो लड़ने जा रहे थे। इसमें बहुत सारे जैसे आप देखोगे सेना में जो सोल्जर्स थे, जो हमारे जो भी आर्मी में जो लोग थे, जो भी फ्रांस की जो सेना में बेचारे जो सोल्जर्स थे, सैनिक जो थे, इनकी बहुत ज्यादा जान माल का जो नुकसान होता है युद्ध के बाद। क्लियर हुआ ना? हाँ, अब युद्ध हुआ, अब युद्ध में लॉस सबका होता है, ऑब्वियस बात है, लॉस सबका होता है। तो आप देखोगे कि हुआ ये कि युद्ध के नुकसान ये हुआ, आर्थिक रूप से कठिनाई आने लगी, जनता जो थी बेचारी तिलमिला गई भाई, है ना। युद्ध से क्या होता है? घाटा ही होता है, फायदा कुछ भी नहीं होता, है ना। महिलाओं पर बोझ हो गया भाई, पुरुष युद्ध में चले गए तो महिलाओं को जो है परिवार संभालना मुश्किल पड़ गया। और आप देखोगे एक तरीके से 1791 का संविधान केवल अमीरों को ही अधिकार देता था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी यहां पर? ऐसा लोगों को लगता था कि भाई ये जो संविधान बना है इसमें हमें तो कोई अधिकार मिला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने निर्वाचकों को चुन ही नहीं सकते। सिर्फ 10% जो लोग थे उनको ही वोट डालने का अधिकार था। ज्यादातर लोग तो गरीब ही थे, निरक्षर थे, उनको तो वोट डालने का अधिकार था ही नहीं। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो नेशनल असेंबली बनाई गई है ये सिर्फ अमीरों की ही है, ये सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों की है, हमें तो कोई अधिकार मिला ही नहीं। और उनकी सोच भी गलत नहीं थी। समझ में आया ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या? अब ऐसे ही टाइम पर आप देखोगे कि होता यह है कि उसी टाइम पर ये जो क्रांति चल रही है 1791 के बाद जो भी हुआ, उस टाइम पर आप देखोगे कि एक जैकोबिन क्लब था। सर, जैकोबिन क्लब क्या था? एक तरीके का दल था, एक तरीके का समूह था जो कि फ्रांस में बहुत ज्यादा एक्टिव था। अब ये क्या करता था भाई? तो आप देखोगे कि ये क्या करता था, ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो सरकारी आप बोल सकते हो कि सरकारी जो नीतियां हैं उन पर चर्चा करना, विरोध करना, है ना। और ये जो जैकोबिन क्लब है इसका नाम किस पर रखा गया था? तो सेंट जैकोब करके एक इंसान थे, उनके नाम पर जो है इस जैकोबिन क्लब का जो है नाम रखा गया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। हाँ, और आप देखोगे अलग अलग क्लब जो है, देखो सबसे पहले समझो ये क्लबों का मेन एजेंडा क्या है? राजतंत्र का अंत करना। ये जो भी अधिकारों की बात कर रहे थे जैकोबिन क्लब में, जो भी लोग थे किसकी बात करते थे भाई? ये अधिकारों की बात करते हो। और याद रखना जैकोबिन क्लब में जो भी लोग थे ये सब आप देखोगे गरीब लोग थे, गरीब लोग जो भी छोटे तबके से आते हैं, छोटे मोटे जो काम करते हैं, है ना, जो मोची हो गया हमारा, बार्बर हो गया हमारा, छोटे मोटे जो काम करते हैं, वो लोग जो हैं आप देखोगे हमारे जैकोबिन क्लब का हिस्सा हुआ करते थे। तो इन्होंने ही जैकोबिन क्लब का जो है निर्माण किया था। इसका सर नेता कौन था? तो मैक्समिलियन जैकोबिन जो था वो इसका जो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर जो था वो इसका जो है नेता हुआ करता था। सदस्य की अगर हम बात करें तो यहां पर जो कम अमीर जो लोग हैं वो शामिल थे। इसमें कौन कौन शामिल था? छोटे दुकानदार, कारीगर, सेवक, दिहाड़ी वाले मजदूर जो हो गए, मोची, है ना, बार्बर वगैरह, ये सब। इसका नेता कौन था? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, है ना। इनकी एक अलग ही पहचान थी, इनकी खुद की एक अलग पोशाक हुआ करती थी, लंबी धारीदार पैंट पहनते थे। और आप देखोगे कि सेंस क्लियो करके बिना घुटनों तक की ब्रीच वाले, आप बोल सकते हो कि एक वो जो लंबी लंबी धारियों वाले पैंट होते हैं ना वो पहना करते थे, है ना। और इनके अलग अलग उपनाम भी हुआ करते थे। क्लियर हुआ? लाल टोपी भी पहनते थे, स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे लाल टोपी को। तो ये अलग था। अच्छा, अब आपके मन में सवाल तो नहीं आ रहा कि सर जैकोबिन क्लब था क्या? जैकोबिन क्लब बेटा एक फ्रांस में क्लब हुआ करता था जो कि बना था, और अलग अलग क्लब बने थे। जैसे हमारे भारत देश में अलग अलग दल बनते हैं ना, तो इनके यहाँ पे एक क्लब बना था जैकोबिन क्लब। अब इसका काम यही था कि अपनी राष्ट्रवादी गतिविधि को, अपनी जो भी इनकी जो विचारधाराएं हैं उनको आगे बढ़ाना, लोगों को समझाना और राजतंत्र का एंड करना। तो आप देखोगे 10 अगस्त को क्या हुआ? लोग जो है भरमना गए। मतलब 1792 में जब लोगों को पता लगा कि भैया युद्ध से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, राजा ने क्या किया? राजा ने ही आप देखोगे अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। तो आप देखोगे टुलिशिया के महल पर जो हमला कर दिया जाता है, और आप देखोगे राजा के गार्ड को मार दिया जाता है, राजा को कैद कर लिया जाता है। और आप देखोगे सभी 21, और सुनो एक चीज और होती है, राजा को कैद कर लिया जाता है, उसके बाद राजा को और उसकी बीवी को, मैरी एंटोनी को, उसको लटका दिया जाता, लटका क्या, गला काट दिया जाता है। ग्लोटीन नाम की मशीन थी उस टाइम पे जो डॉक्टर ग्लोटीन ने बनाई थी, उससे जो है गला काट दिया जाता है। ये हुआ यहां पर। और आप हुआ क्या? हुआ ये कि अब जो है सरकार किसकी बन गई है? अब जो है राष्ट्रीय सभा को हटा दिया गया, अब कन्वेंशन आ गई है। कन्वेंशन किसका शासन था? तो कन्वेंशन जो था जैकोबिन क्लब का ही शासन था। सुनो ध्यान से, कन्वेंशन आ गई है, कन्वेंशन जो है जैकोबिन क्लब का ही शासन था, जैकोबिन क्लब का ही एक शासन था कन्वेंशन। क्लियर हुआ या नहीं? फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, तो राजा को कैद कर लिया जाता है। नए चुनाव की अगर हम बात करें तो सभी 21 वर्ष के पुरुषों को मतदान का अधिकार जो है दिया जाता है। सभी 21 वर्ष के पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया जाता है। यहां पर इन्होंने ये नहीं किया कि सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक, जितने भी लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं,
लेकिन हाँ याद रखना, महिलाओं को अभी भी अधिकार नहीं मिले, सिर्फ 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को ही अधिकार दिए गए हैं, मतदान अधिकार जो है दिए गए हैं। अब हुआ क्या, इन्होंने कन्वेंशन का निर्माण किया कब सर, 21 सितंबर 1792 में इन्होंने राजशाही का अंत किया, राजा को लटका दिया और एक तरीके से एक फ्रांस को एक गणराज्य की तरह बना दिया। यानी कि एक फ्रांस क्या होगा, गणराज्य होगा, यहां पर जो भी नेता होगा वो चुनकर आएगा, एक तरीके से चुना हुआ होगा, नेता जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा इलेक्टेड होगा, उसको चुनकर भेजा जाएगा, है ना। जो भी वंशनागत शासन चल रहा था, वंशानुगत शासन चल रहा था किसका, राजा का, उस सबको खत्म कर दिया जाता है। लुई 16वें पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और आप देखोगे 21 जनवरी 1743 में आप देखोगे सार्वजनिक रूप से उसको जो है फांसी दे दी जाती है। फांसी क्या, उसको गिलोटिन कर दिया जाता है, गला काट दिया जाता है, और मैरी एंटोनी को भी कुछ समय बाद जो है फांसी दे दी जाती है। उसके बाद क्या हुआ, आपको लगेगा कि भाई अब किसका राज आ गया, कन्वेंशन का, क्योंकि अब जो हमारी जो नेशनल असेंबली है वो तो रही नहीं, कन्वेंशन आ गया है ना। अब तो आप देखोगे जो छोटे मोटे लोग हैं उनकी सरकार आ चुकी है। लेकिन अब हुआ क्या, अब दिक्कत और हुई, अब क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर नेता बन चुका था, तो इसकी नीतियां कुछ ऐसी थी कि इसके खिलाफ कोई बोलता था तो ये उसी को मार दिया करता था। सबको लगा सब ठीक हो जाएगा, राजा चला गया सब ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हुआ, बल्कि बस से बदतर हो गया। इसके शासन को हमने क्या बोला, आतंक का राज बोला, क्योंकि इसने एक साल, महज एक साल के अंदर में आप देखोगे 20 से 25 हजार लोगों को, 20 से 25 हजार लोगों को इसने क्या किया, गिलोटिन कर दिया, लटका दिया। इसने क्यों लटका दिया, क्योंकि जो भी इंसान इसके खिलाफ जाया करता था, जो भी इसके खिलाफ जाता था, वो सरकार का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, गणराज्य का दुश्मन है ना। तो आप देखोगे इसने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, ग्लोटीन कर दिया, ग्लोटीन कर दिया। समझ में आया, फटाफट से बताओ है ना, क्लियर हुआ, ये सारी चीजें हुई। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ग्लोटीन जो मशीन थी, डॉक्टर ग्लोटीन ने जो है आविष्कार किया था। 2 खंभों वाली मशीन हुआ करती थी, है ना, और उसमें ब्लेड लगा करते थे, ऐसे करके 2 खंभे लगे होते थे और ऊपर से जो है ब्लेड लगा होता था, है ना। और नीचे जो था आप देखोगे, नीचे ऐसे ऐसे मशीन हुआ करती थी, ऐसी मशीन हुआ करती थी। ये देखो, ये वाली, ये यहाँ पे इंसान को गला लगाया जाता था, ऊपर से मशीन छोड़ी जाती थी नीचे, और यहाँ पे एक रस्सी लगी होती थी, रस्सी से मशीन छूटेगी और नीचे जो है इंसान का गला कट जाएगा। ये हुआ करते थे ग्लोटीन मशीन। क्लियर हुआ, चलिए ये सारी चीजें हो गई है ना। अब इसने अब एक चीज और देखो, जब ये यहाँ पर सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जब भाई कन्वेंशन की सरकार आई तो इसने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। जैसे आप देखोगे जो मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा इसने तय कर दी कि भाई मजदूरी इतने से इतने, मिनिमम इतनी तो मिलेगी, अधिकतम इतनी होगी और इतनी तो मिलनी चाहिए, अधिकतम जो सीमा जो है इसने तय कर दी, है ना। मांस और रोटी का राशन, है ना, के जो भी दाम थे, जो भी अनाज जो है इसके जो ये जो अलग अलग चीजें जो होती हैं उसकी राशनिंग करनी शुरू कर दी कि भाई इतने से इतने में बिकेगी ये, तो ये सब करना शुरू कर दिया इसने। हर चीज के जो है दाम तय कर दिए ताकि किसी का शोषण ना हो, है ना। अब याद रखो जो इसने अनाज की अलग अलग सरकारी दर निकाल दी कि इतनी ही दरों पर जो है आपको किसानों को बाजार में जो है बाजार में जो है अनाज बेचना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है इसने करनी शुरू कर दी। इसने कुछ अच्छे बदलाव भी किए। इसके बाद आप देखोगे कि अलग अलग, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, संबोधन करते हैं किसी का, तो उसमें भी इसने बदलाव किए। जैसे होता क्या था पहले, हम यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे इसने मौसियोर और मैडम की बजाय जो है इसने किसका इस्तेमाल किया, इसने जो है सितोयन और सितोइन का इस्तेमाल किया, है ना। जैसे हम बात करेंगे मौसियोर किसको बोलते थे, साहब को, है ना, जो सर हुआ करते थे। और मैडम किसको बोलते थे, जो मैडम जो होती हैं, जैसे महिलाओं की हम बात करें उनको मैडम बोलते हैं। लेकिन इसने क्या किया, इसने बोला कि नहीं, मौसियोर और मैडम का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। किसका इस्तेमाल करेंगे सर, तो हम सितोयन और सितोइन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि सितोइन क्या बताते हैं, नागरिक बताते हैं। किसी भी फ्रांस के जो नागरिक है उनको क्या बुलाया जाएगा, सितोयन और सितोइन बुलाया जाएगा, है ना, सितोयन और सितोइन ये सब बुलाया जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अच्छा, इसने एक काम और किया, भवनों और वो बैरक यहाँ कार्यालय में जो है बना दिया। इसने क्या किया, बहुत सारे जो भवन थे, यानी कि बहुत सारे जो चर्च वगैरह भी थे, उसको इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको इसने जो है कार्यालयों में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे चर्च बने हुए थे फ्रांस में, उसको बदल कर इसने कार्यालयों में बदल दिया। उसमें जो आप दफ्तर का काम जो है करवाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आई होप आपको जो समझ में आ गई होंगी। हुआ क्या भाई, इसका भी अंत हो जाता है, आप देखोगे एंड में इसका भी अंत हो जाता है 1794 में। इसने जो बहुत सारे लोगों के साथ किया, इसके साथ भी सेम वही होता है। इसने बहुत सारे लोगों को मारा था बिना बात में। मैंने बोला था आपको कि जो इसके खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा। तो इसने भी वही किया, भाई कि जो इसके खिलाफ ज्यादा था वो मारा जाता था। तो हुआ क्या कि इसी के साथ, अब सोच के देखो, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा मरवाया था इसने कि जो इसी के पार्टी के हुआ करते थे, इसी के दल के हुआ करते थे। अब हुआ क्या, एट द एंड लोगों ने इसको फंसा दिया और इसको ही जो है गिलोटिन कर दिया जाता है। इसको इसी के आप बोल सकते हो जाल में फंसा लिया जाता है और बाद में आप देखोगे इसको गिलोटिन कर दिया जाता है। उस बाद में इसको भी फांसी दे दी जाती है। क्यों, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे इससे। एक साल में इसने मतलब 20 से 25 साल लोगों को मरवा दिया था। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, आतंक का शासन बोलते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ सर, अब तो देखो ये भी मर गया। अब क्या होगा सर, देखो पहले नेशनल असेंबली आई, इसको भी खत्म कर दी। सबसे पहले क्या था, ईस्टर जनरल था। ईस्टर जनरल के बाद क्या आया,
राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली आई, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद कौन आया? जैकोबिन क्लब आ गया, इसका कन्वेंशन नाम रख दिया। अब कन्वेंशन भी खत्म हो गई है, उसके बाद कौन आएगा? अब आएगा डायरेक्टरी। अब आएगा डायरेक्टरी का शासन। अब डायरेक्टरी का शासन जब आया तो फिर से नया संविधान बनाया गया, और आप देखोगे फिर से वोट डालने का अधिकार सिर्फ उनको ही किया गया जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी, ठीक है ना। फिर से वही कर दिया इन्होंने, है ना, फिर से इन्होंने वही कर दिया कि भाई अब जो है गैर संपत्ति धारक जो थे वे एक वोट नहीं देंगे। जैसा हालांकि आप देखोगे कन्वेंशन जब आई थी, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया था, उसने बोला था कि 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो है वोटिंग अधिकार होंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन अब फिर से इन्होंने क्या किया कि जिसके पास संपत्ति नहीं होगी उसको निष्क्रिय नागरिक ही माना जाएगा। तो फिर से उन्होंने वही जो बदलाव थे पहले जो हमारे राष्ट्रीय सभा ने किए थे, वही बदलाव फिर से इन्होंने धारण कर लिए। क्लियर हुआ? अच्छा सर, डायरेक्टरी थी क्या? तो डायरेक्टरी जो थी बेटा, ये 5 सदस्यों की जो है कार्यपालिका थी, है ना। अब ये जो आप बोल सकते हो ये जो 5 लोग हैं सर, कौन चुनेगा? तो 2 निर्वाचित विधान परिषदें बनाई गई थी। ये 2 निर्वाचित विधान परिषदें जो हैं, ये क्या करेंगी सर? ये 5 सदस्यों को चुनेंगी। समझो, यहां पे 2 निर्वाचित विधान परिषद बनाई जाती हैं। क्लियर हुआ? ये 2 विधान परिषद जो है क्या करेंगी सर? ये 5 लोगों का जो है चुनाव करेंगी, और ये जो 5 लोग होंगे पूरे फ्रांस को चलाएंगे। ऐसा क्यों किया गया? ताकि कोई एक इंसान जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। अब दिक्कत ये हुई कि ये जो 5 लोग थे इनके आपस में ही नहीं बनती थी, और ये जो 2 विधान परिषदें बनाई गई थी, इनकी और डायरेक्टरी वालों की नहीं बनती थी आपस में। तो हुआ ये कि एक तरीके से आप बोल सकते हो राजनीतिक अस्थिरता आ गई, फ्रांस को ठीक से कोई चला नहीं पा रहा था। और आप देखोगे हुआ क्या, अस्थिरता आ गई, है ना। और आप देखोगे काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि ये डायरेक्टरी भी ठीक से नहीं चल पाई। समझ में आया? अब इसका फायदा उठाया किसने? तो भैया इसका फायदा उठाया नेपोलियन ने। नेपोलियन को पता था कि देखो 1795 में डायरेक्टरी बना दी गई। अब नेपोलियन को पता, नेपोलियन उस टाइम पर क्या था, नेपोलियन जो था उस टाइम पर आर्मी में जनरल हुआ करता था। उस टाइम पर नेपोलियन का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। नेपोलियन एक बहुत ही आप बोल सकते हो एक अच्छा लीडर था, आप बोल सकते लीडर था या फिर एक बहुत अच्छा एक आर्मी जनरल था। अब ऐसे में आप देखोगे जब पूरे फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता है, ठीक से कोई चला नहीं पा रहा, ना ही कन्वेंशन ठीक से चला पाई, ना ही डायरेक्टरी, ना ही कोई ठीक से चला नहीं पाया फ्रांस को। उस समय में इसका फायदा कौन उठाएगा? ये जो राजनीतिक अस्थिरता है इसका फायदा उठाएगा भाई हमारे नेपोलियन। और आप देखोगे 1798 में ये क्या करेगा, ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेगा, और 1804 में ये अपने आप को फ्रांस का तानाशाह घोषित कर देगा। 1804 में ये क्या कर देगा? 1804 में आप देखोगे ये अपने आप को जो है राजा फ्रांस का डिक्लेयर कर देगा। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल और आता है हमारा, समझ में आ गया ना 1804 तक क्या हुआ? 1804 आते आते नेपोलियन जो होता है वो फ्रांस का राजा बन जाता है। डायरेक्टरी भी नहीं चल पाती। 1795 में डायरेक्टरी बनती है, लेकिन हालांकि वो भी फ्रांस को ठीक से नहीं चला पाती। अब यहां पर एक नया टॉपिक है, क्या महिलाओं को अधिकार मिले थे? भाई अधिकार मिले थे, बिल्कुल अधिकार मिले थे। महिलाओं की अच्छी खासी भूमिका है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि यहां पर जो सक्रिय भागीदार जो थे वो सिर्फ कौन थे सर? सक्रिय भागीदार जो थे वो सिर्फ कौन थे? पुरुष थे। मतलब आप सोच के देखो, इनको कोई अधिकार नहीं दिए गए, वोटिंग अधिकार भी नहीं दिए गए। इनको वोटिंग अधिकार 1946 में मिले थे। सोच के देखो, तृतीय स्टेट की जो ज्यादातर महिलाएं थी उनको जो है काम करना पड़ता था। शिक्षा की अगर हम बात करें, नौकरियों की अगर हम बात करें, इन तक उनकी पहुंच नहीं थी। जो प्रथम स्टेट की महिलाएं थी, मतलब प्रथम क्या कुलीन वर्ग से जो आती थी, वो पढ़ी लिखी हुआ करती थी। तो इसमें ऐसा बोला गया है। क्लियर हुआ? चलिए, आप देखोगे कि कार्यशील महिलाओं की समस्याएं थी। आप देखोगे इनको काम भी करना पड़ता था और परिवार की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती थी। फिर आप देखोगे कि जो दैनिक कार्य जो है, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, रोटी सब्जी बनाना, ये सब भी इनको करना पड़ता था। बच्चों को भी संभालना पड़ता था। और आप देखोगे कि पुरुषों से इनको कम वेतन मिला करता था। फिर आप देखोगे कि जब संविधान बना तो महिलाओं को भी कुछ अधिकार देने चाहिए थे, लेकिन महिलाओं की मांगे क्या थी? महिलाओं की मांगे ये थी कि भैया हमें भी अधिकार दो, हमें भी मतदान का अधिकार दो, सभा में चुनने का, जैसे जो जिन निर्वाचकों को चुनकर भेजा जा रहा है उनमें भी महिलाएं होनी चाहिए, राजनीतिक पद पर भी महिलाएं होनी चाहिए। तो इनकी महिलाओं की ये मांगे थी। और आप देखोगे कई सारे महिलाओं के संगठन भी बने। आप देखोगे ना, जो सबसे प्रसिद्ध संगठन जो था वो था रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन सोसाइटी। ये भी एक तरीके का महिला संगठन बना था जो महिलाओं की मांगों को उठाया करता था। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद आप देखोगे क्रांतिकारी सरकार ने कुछ इनको दिया, ऐसा नहीं था कुछ नहीं दिया। सरकार जो थी इन्होंने इसको क्या किया, इन्होंने उधर रखा हुआ है, ठीक है, सामने 17, हाँ सामने, ठीक है, हाँ। तो देखो अब यहां पे हुआ क्या कि सरकार के द्वारा कुछ इनके लिए काम किया गया, बिल्कुल किया गया। आप देखोगे कि स्कूलों का निर्माण किया गया, ताकि सरकार को ऐसा लगता था लड़कियां भी पढ़नी चाहिए, तो इन्होंने स्कूलों का निर्माण किया ताकि इनकी शिक्षा अनिवार्य, इनकी शिक्षा पर जो है आप बोल सकते हो इनकी शिक्षा बढ़ाई जा सके। तो आप देखोगे इनकी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, है ना। विवाह का अधिकार दे दिया। आप पिता जो होंगे वो जबरदस्ती अपनी बेटी का शादी नहीं करवा सकते, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। तलाक की अनुमति दे दी, तलाक भी ले सकती हैं, है ना। इनकी जो शादी होगी वो स्वतंत्रता, वो इनकी सहमति के बिना नहीं हो सकती। नौकरी वगैरह के अवसर भी इनको देने लगे। नौकरी वगैरह पहले ही नौकरियां नहीं किया करती थी, लेकिन अब सरकार क्या कह रही है कि अब तुम जाकर नौकरी भी कर सकती हो, छोटा मोटा व्यापार भी कर सकती हो। तो ये सारे धीरे धीरे इनको अधिकार मिलने लगे थे। संघर्ष इनका जो जारी रहा। अब देखो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। अच्छा, अब एक चीज और हुई सर, दास्ता का अंत हो गया सर,
है ना। पहले क्या था, पहले आप देखोगे फ्रांस की बात करें, हम यूरोप की बात करें, तो यहां पर गुलामी सिस्टम चलता था। आप देखोगे कि ये लोग अफ्रीका जाया करते थे, अफ्रीका से ये लोग क्या करते थे, एक तरीके से ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था कि अफ्रीका गए ये लोग, अफ्रीका से इन्होंने बहुत सारे दासों को लिया, दासों को खरीदते थे, दासों के बहुत सारे सौदागर हुआ करते थे, इनसे ये यूरोप के लोग दास खरीदते थे और इनको जो है कैरेबियन आइलैंड ले जाते थे अमेरिका में और उनसे बहुत सारा काम करवाया करते थे बगानों में। तो ये पूरे तरह से एक आप बोल सकते हो त्रिकोणीय दास पूरा जो है दास प्रणाली का जो है यहां पर चलता था पहले। अब होता क्या भाई, होता यह है कि 1789 में दासता प्रचलित थी, 1789 तक दासता जो है यानी कि जो एक तरीके से स्लेवरी जो है वो काफी प्रचलित थी। और आप देखोगे उसके बाद क्या हुआ कि बहुत लोगों ने क्या किया भाई, इस दास्ता का जो है क्या किया, दास्ता का जो है विरोध किया कि भाई ये गलत है, आप किसी को कैसे अपना गुलाम बना सकते हो, है ना। फिर हुआ क्या बाद में, आप देखोगे हुआ क्या हुआ ये बाद में कि बाद में जैकोबिन क्लब आया और जैकोबिन क्लब का शासन जब आया था, यानी कि जब कन्वेंशन का शासन आया था, उसके बाद आप देखोगे दास्ता को जो है अंत कर दिया गया था, मतलब दास्ता को खत्म कर दिया गया था। किसने किया था खत्म, जैकोबिन क्लब ने, याद रखना। लेकिन नेपोलियन जब आया तो नेपोलियन ने पुनः जो है दास्ता को पुनः शुरू कर लिया। आप देखोगे दास्ता सिस्टम जो था बहुत गलत था। ये लोग अफ्रीका से बेचारे लोगों को लेते थे, जानवरों की तरह खरीदते थे, उनको फिर अमेरिका भेजा करते थे, कैरिबियन आइलैंड में, वहां पे उनसे काम करवाया करते थे। तो एक पूरा सिस्टम चलता था ये, और ये पूरा लीगल था सर, इनको पैसों में खरीदा जाता था। तो लोगों ने विरोध किया और ये बंद भी हुआ था जैकोबिन क्लब के टाइम पर, इसका अंत कर दिया गया था। लेकिन फिर से जब नेपोलियन आया 1804 में, इसने फिर से इसको शुरू कर दिया। क्लियर हुआ, चलिए। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना, क्लियर हुआ, ये सारी मैंने बता दिया। क्योंकि देखो यूरोप में क्या था, श्रमिकों की कमी थी, मजदूरों की कमी थी, वो काम कोई करना भी नहीं चाहता था। तो अफ्रीका से लोगों को, अफ्रीका से इवन इंडिया से भी लोगों को ले जाया जाता था और इनसे गधों की तरह काम करवाया जाता था, ठीक है ना। निष्कर्ष क्या निकला, इस क्रांति का निष्कर्ष क्या निकला, तो भाई इस क्रांति ने, है ना, इस क्रांति ने ना सिर्फ यूरोप में, ना सिर्फ फ्रांस में, बल्कि पूरी दुनिया में एक छाप छोड़ दी। आप देखोगे ना कि जैसे हम भारत की बात करते हैं, जैसे टीपू सुल्तान की हम बात करें, राजा राममोहन रॉय की बात करें, हम इनकी अगर हम बात करें, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कहीं आप बोल सकते हो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत कुछ सीखा है ना। आप देखोगे बहुत सारे जो उपनिवेश थे, यहां पर भी एक तरीके का, जैसे आप देखते हो ना, आज राष्ट्र का निर्माण हुआ है हर जगह। पहले राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, पहले साम्राज्य हुआ करते थे, पहले ये जो देश जैसी चीजें ही नहीं हुआ करती थी। तो आप देखोगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद आप देखोगे ये जो राष्ट्र का निर्माण है, राज्य राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना है, हमें राजतंत्र को खत्म करना है, कहीं ना कहीं किसके बाद हुआ है, ये कहीं ना कहीं हम देखोगे आप हमारी फ्रांसीसी क्रांति की वजह से हुआ है। क्लियर हुआ ना। हाँ, और ना सिर्फ फ्रांस में हुआ बल्कि पूरे यूरोप में फैल गया, अलग अलग जगह पर, जो कि जैसे हम बात करें भारत की हम बात करें, अलग अलग इनके जो उपनिवेश थे, यहां पर भी लोगों ने जो है क्रांति करनी शुरू कर दी। किससे प्रभावित होकर, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर, ठीक है। यहीं पर जो हमारे चैप्टर का अंत हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मुझे पता है मैंने बहुत जल्दी में पढ़ाया, डिटेल में नहीं पढ़ाया मैंने, तो ये इसकी अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आपको जो है ऐप पर मिल जाएंगे, हमारा दृष्टि बैच अगर आप टाइप करोगे तो वहां पर आपको पूरे प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।